तो चलो गाइज, अभी बज रहे हैं रात के 9:30 एंड हमको शूट करना है ग्रेविटेशन का पार्ट 4। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन का पार्ट 4, जिसमें हम जो है 3 टॉपिक्स कवर करेंगे मेजरली। 4 टॉपिक्स, सॉरी। पहला जो टॉपिक रहेगा दैट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, दूसरा जो है वो फ्री फॉल होगा, तीसरा पोटेंशियल एनर्जी और चौथा एस्केप वेलोसिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। तो पहला जो टॉपिक है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट में क्या फर्क है वो हम देखने जा रहे हैं। दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक टुडे। देखो, मास और वेट की तो सबसे बड़ी पहली जो डिफरेंस आ जाता है वो तो उनकी डेफिनेशन में ही आ जाता है। मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज व्हाट? मास। जबकि वेट क्या है? द फोर्स exerted by an object on the surface। किसके सरफेस पे? ऑफ प्लैनेट। जिस भी ग्रह पर आप खड़े हो, तो वहां पर आप धरती पर, वहां की मतलब धरती तो नहीं बोलेंगे, वहां की जमीन पर कितना फोर्स लगा रहे हो खड़े होकर, तो उसको हम कहते हैं वेट। मास और वेट में पहला डेफिनेशन का फर्क हो गया। अच्छा, और किस चीज का फर्क है? बहुत सारे फर्क है, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब अगर ये मास है और वो वेट है, तो दूसरा जो फर्क है वो ये कि एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल टाइम की अगर मैं बात करूं, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता। 5 सेकंड, 10 सेकंड, बट ये नहीं बोल सकते 5 सेकंड नॉर्थ, ऐसा नहीं बोलते ना। हाँ, लेकिन अगर मैं फोर्स की बात करूं, जैसे अब आपसे मैं पूछूं कि इस पेन को मैं अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो ये कहाँ जाएगा, आप नहीं बता सकते। आप कब तक नहीं बता सकते? जब तक मैं ये ना बता दूं कि मैं फोर्स लगा किस साइड रहा हूं। अगर मैंने 5 न्यूटन इधर फोर्स लगाया तो इधर जाएगा, 5 न्यूटन इधर लगाया तो इधर, 5 न्यूटन ऊपर लगाया तो ऊपर जाएगा। ऑब्वियसली इसका मतलब मेरे को बताना पड़ेगा डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन भी काम का होता है, उसे हम कहते हैं वेक्टर्स। तो ये तो इसके पास डायरेक्शन नहीं है, तो उसका दूसरा जो भाई है वेक्टर का, दैट इज स्केलर, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती। जबकि वेट क्या है? वेट फोर्स है, और फोर्स हमेशा डायरेक्शन के साथ आती है। सो वेट इज वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर भी पूरा लिख सकते हैं, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट ठीक है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता, वेक्टर मतलब जिसके पास डायरेक्शन होता है। अच्छा, ठीक है। तीसरा फर्क यूनिट का है। इसका जो यूनिट होता है ना, वो होता है बेटा केजी, जबकि इसका जो यूनिट है दैट इज न्यूटन। अच्छा, ठीक है। फोर्थ जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, अब देखिए, इसका जो बात करें मास का, तो ये यूनिवर्स में हर जगह कांस्टेंट होगा। यदि आपका मास यहाँ पर 70 केजी है, तो आप मून पर भी जाएंगे तो 70 केजी ही होगा। लेकिन क्योंकि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, तो आप जितना फोर्स यहाँ लगा रहे हो उससे कहीं गुना हल्का मून पर महसूस करते हैं, क्योंकि आप मून पर फोर्स कम लगा रहे हो। मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपको खींचने का, वो कम है क्योंकि उसका मास कम है। इनफैक्ट यहाँ के मुकाबले 1/6 होता है। मतलब वहां पर आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स को मूवी में कि वो चलते नहीं है, वो फ्लोट करते हैं, थोड़ा हल्के होते हैं वहां पे। यही चीज मैं आपको अगर जुपिटर पे बोलूँ ना, तो जुपिटर में आप अपना पाँव भी नहीं उठा पाओगे, क्योंकि जुपिटर का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका ग्रेविटेशनल फोर्स यानी खिंचाव भी बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पर आपका वेट बढ़ जाता है। तो आप देख रहे हो वेट का क्या हो रहा है, वेट हर जगह अलग अलग है, लेकिन जो मास है, मास वो सेम रहेगा। जैसे मैं जितना साइज मेरा यहाँ पे है, तो मून पे जाके श्रिंक थोड़ी हो जाएगा, जुपिटर में जाके श्रिंक थोड़ी हो जाएगा, या एक्सपांड थोड़ी हो जाएगा। मास तो जितना है भैया उतना ही रहेगा, अमाउंट ऑफ मैटर थोड़ी चेंज होगा। हाँ, लेकिन मैं कितना दबाव डाल रहा हूँ वहां की धरती पर, वो जरूर चेंज हो जाएगा। मून हल्का है तो मून पे जब मैं दबाव डालूंगा कम डालूंगा, क्योंकि मून मेरे को थोड़ा हल्का खींच रहा है।
जबकि जुपिटर भारी होने के कारण बहुत तगड़ा फोर्स लगाएगा, तो मेरा जो वहां पर वेट है वो बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा। सो मैं जो पॉइंट समझाना चाह रहा था आपको, दैट इज मास जो होता है वो यूनिवर्सली कांस्टेंट होता है। यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाओ, मास जो होगा वो कांस्टेंट होगा, जबकि जो वेट है दैट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अच्छा, क्या और भी डिफरेंसेस है? अरे हाँ भाई, बहुत डिफरेंस। अच्छा, एक काम करो, पहले इसका एटलीस्ट पहले के दो लिख लो, पॉज करके इसको, क्योंकि मैं इसको अभी ऊपर कर दूंगा। ओके, लिख लिया होगा आई गेस। यस, तो ये रहा पांचवा फर्क। मास कभी जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ। अगर हम मैटर की अगर आपको परिभाषा पूछूं मैं, तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, उसकी डेफिनेशन में ही मास है। तो अगर कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है एज मैटर, तो इसका मतलब उसके पास मास जरूर होगा। तो मास कैन नेवर बी जीरो, मास कैन नेवर बी जीरो। जबकि वेट तो फोर्स का नाम है, और फोर्स तब आएगी जब मुझे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचेगा। मान लो आप स्पेस में यूं ही कहीं घूम रहे हो, जहां पर कोई प्लेनेट आप पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा रहा, ऐसी हालत में आपका वेट कितना होगा? आपका वेट होगा जीरो। दैट कंडीशन इज आल्सो नोन एज वेटलेसनेस। धरती पर भी महसूस की जा सकती है वेटलेसनेस, बताऊंगा कैसे। लेकिन फिलहाल आपको ये चीज समझ में आ गई कि वेट कैन बी जीरो, क्योंकि अगर कोई फोर्स नहीं लगा रहा मुझ पे, तो दैट मीन्स मेरा फोर्स जीरो हो जाएगा। दैट इज वेट कैन बी जीरो। ओके, और क्या फर्क है? जब बड़ा करना है आंसर को, तो आप बड़ा कर सकते हो, उसमें क्या है? सिंबल बता दो भाई, कुछ नहीं मिल रहा था। सिंबल इसका m है, जबकि इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है w। कोई डिफरेंस ना मिले तो ये, अब देखो जनरली क्या है ना, 2 मार्क के लिए पूछता है डिफरेंस बिटवीन, एंड आपको 4 पॉइंट्स लिखने होता है। मैंने 6 बता दिए आपको, जो टाइम पे याद आया वो आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। सो पॉज करके आप लिख लो, देन हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यस, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्री फॉल। सो लेट्स सी व्हाट इज मीन बाय फ्री फॉल। जैसा उसका नाम है वैसे उसका काम है। फ्री फॉल का मतलब ये है कि अगर ऊपर से कोई चीज को ड्रॉप कर दिया जाए और सिर्फ वो ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में ही गिरे, तो उसको हम बोलेंगे कि भैया ये फ्री फॉल है। शर्त क्या है कि सिर्फ एक ही फोर्स लगनी चाहिए, कौन सी? ग्रेविटेशनल। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो इसका मतलब, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो इसका मतलब है कि वो फ्री फॉल है। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़कर कोई भी छोटा सा भी अगर फोर्स आ गया, तो वो फ्री फॉल की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन है, पेन को अगर मैं ऐसे ड्रॉप कर दूं तो ये फ्री फॉल है। लेकिन अगर इसको मैं फेंक नहीं सकता, थोड़ा महंगा है, तो अगर मैं इसको जमीन पर फेंक दूं तो ये फ्री फॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा अपना भी उसमें फोर्स लगा दिया है, तो ये फ्री फॉल नहीं होगा। सो फ्री फॉल की परिभाषा क्या है? when an object falls only under the influence of gravity, under the influence of gravity. So if an object falls only under the influence of gravity, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण लग रहा है उसमें, तो फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं? फ्री फॉल। अगर मैंने इस पेन को फेंका तो फ्री फॉल नहीं होगा, अगर ड्रॉप किया तो फ्री फॉल हो जाएगा। वैसे धरती के अंदर फ्री फॉल पॉसिबल ही नहीं है, अगर कायदे से देखा जाए तो। उस पर भी बात करेंगे, रीजन आएगा, गिव रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप इसको लिख लो, व्हाट इज मीन बाय फ्री फॉल। अब जैसे जो मैंने एक स्टेटमेंट बोला कि फ्री फॉल इज नॉट पॉसिबल, तो एक गिव रीजन आ सकता है, व्हाई फ्री फॉल इज नॉट पॉसिबल इनसाइड अर्थ। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? पॉसिबल इसलिए, अब जैसे आप कभी गाड़ी पे बैठे हो ना, 2 व्हीलर पे, जब आप स्पीड करते हो गाड़ी, तो आपको हवा लगती है अपोजिट दिशा में। जिस भी दिशा में आप मूव कर रहे हो उसके अपोजिट दिशा में आपको हवा जरूर लगती है। तो अब जैसे ये अगर पेन ड्रॉप कर रहा है, ये नीचे की तरफ है, तो हवा तो है ना भाई चारों तरफ,
हवा क्या करती है, इसको अपोज करती है। मतलब इसमें दो फोर्सेस लग रहे हैं। कौन से? पहला तो ये नीचे जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और जितना फास्ट ये नीचे जाएगा हवा का दबाव उतना उसको ऊपर ढकेलेगा, क्योंकि जितनी चीज फास्ट होती जाती है, एयर ड्रैग, इसको एयर ड्रैग कहते हैं, हवा का जो उल्टा प्रभाव पड़ रहा है, दैट इज नोन एज एयर ड्रैग। तो एयर ड्रैग उतना बढ़ते जाएगा। अरे ना भी बढ़ा, अगर थोड़ा सा भी लग गया तो फ्री फॉल की कैटेगरी के तो बाहर हो गया ना। यानी इसका रीजन क्या है? नरेंद्र मोदी। इसका कारण नरेंद्र मोदी नहीं भाई, इसका रीजन है, इसका कारण है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है कि हवा जो वातावरण है, नहीं वातावरण नहीं, कोई शब्दों का हिंदी में उसके लिए आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। तो जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, हवा है, वायुमंडल, यस वायुमंडल जो है, उसकी वजह से क्या होगा कि इसमें सिर्फ अकेला ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, ऐसा कभी संभव ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब जब ये नीचे गिरने लगेगा तो हवा का दबाव उसको ऊपर ढकेलेगा। सो एटमॉस्फेयर की वजह से फ्री फॉल पॉसिबल नहीं है। आप गिव रीजन लिख लेना, मैं आंसर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरा काम है समझाना, बाकी आप उन खाली टेक्निक बताएगा, बाकी काम तुम्हारा। एटमॉस्फेयर क्या करता है, उसमें एयर ड्रैग, एटमॉस्फेयर एंड उसके ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं एयर ड्रैग। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको फ्री फॉल करवाना ही है धरती के अंदर, आपने ठान लिया कि नहीं फ्री फॉल करवा के रहेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, आपको वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि एक चैम्बर लीजिए, लोहे का होना चाहिए, बनाया है वो लोगों ने, वैक्यूम चैम्बर कहते हैं उसको, वहां से सारी हवा खींच लीजिए विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग पंप्स। हवा खींच लिया आपने एक बार बाहर सारी, अब उसके अंदर आप ड्रॉप करिए चीज, तब वो फ्री फॉल कहलाएगी। क्यों? क्योंकि अब वहां पर हवा है ही नहीं एयर ड्रैग लाने के लिए, तो उसको हम फिर फ्री फॉल की कैटेगरी में मान सकते हैं। लेकिन ये गिव रीजन इंपॉर्टेंट है, प्लीज क्वेश्चन को मार्क कर लेना एंड सॉल्यूशन भी देख लेना। पूरा आंसर नहीं लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ मैंने एक वर्ड में लिख दिया ताकि समझ में आ जाए आपको, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं ले सकता मैं वीडियो में, फिर आप स्किप कर दोगे। यस, सो फ्री फॉल इज नॉट पॉसिबल इनसाइड द अर्थ, बट फिर भी हम पढ़ते हैं फ्री फॉल की इक्वेशंस पढ़ते हैं। आपने कभी ना कभी काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़ी होंगी 9th में, v = u + at, s = ut + हाफ at का स्क्वायर, v² = u² + 2as। ऐसी 3 इक्वेशंस पढ़ी हुई आपने, ये 9th में पढ़ाया जाता है, इनको काइनेमेटिकल इक्वेशंस कहा जाता है। अब अगर हम फ्री फॉल की बात कर रहे हैं तो कुछ रिप्लेसमेंट करने पड़ेंगे। क्या रिप्लेसमेंट है, सबसे पहले उसको समझो। रिप्लेस पहली चीज तो है u को 0 डाल दो भैया। अगर फ्री फॉल है तो ड्रॉप करना है आपको, ड्रॉप फेंकना नहीं है। और अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो इसकी इनिशियल यानी शुरुआती वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। देन u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। u यहाँ पर सब जगह क्या होता है, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लगने वाला है वो कोई मामूली एक्सेलरेशन नहीं है, वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, कितनी होती है 9.8। तो a की वैल्यू अपन यहाँ पर g पुट कर देंगे, ठीक है। और क्या पुट करना चाहिए, और आप s यानी डिस्प्लेसमेंट को पुट कर सकते हो h, क्योंकि यहाँ सारा मामला वर्टिकल है, तो डिस्प्लेसमेंट, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट जो भी रहेगी वो वर्टिकल रहेगी, तो क्यों ना उसको हम हाइट बोल दें, यस वो भी चलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट के बदले आप क्या लिख देंगे वहां पर h, यानी s के रिप्लेस करके आपको h लिखना है वहां पर। सो ये 3 रिप्लेसमेंट करिए और बस आपका काम हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो v = अच्छा ये अगर 0 हो गया तो इसको लिखने की क्या जरूरत है, सीधा मैं लिखूंगा g और क्या लिख दूंगा t। बोले यहाँ a था तो a के बदले क्या लिख देना है g, u के बदले 0 डाल देना है, और ये ऐसा बन जाएगा। तो सेकंड सोचो कैसा बनेगा, सेकंड में भी ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है u है ना, गायब हो जाएगा वो, क्या बचेगा हाफ, a की जगह क्या आएगा g और t का स्क्वायर एज इट इज, लास्ट v का स्क्वायर एज इट इज। ये तो 0 हो गया भैया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखूंगा मैं 2, फिर लिखूंगा a की जगह g और फिर लिखूंगा s की जगह h। सो दीज आर द इक्वेशंस फॉर फ्री फॉल। तो फ्री फॉल के ऊपर अगर आपको शॉर्ट नोट आया कि राइट अ नोट ऑन फ्री फॉल, तो पहले तो डेफिनेशन लिखना कि फ्री फॉल क्या है, मार्क्स के हिसाब से होता है वैसे वो, कितने मार्क्स के लिए उसके हिसाब से तय करना पड़ता है कितना लिखना है। तो पहले तो आप डेफिनेशन लिख देना, डेफिनेशन के बाद क्या करोगे कि ये 3 इक्वेशन लिख देना, बोलना ये फ्री फॉल की इक्वेशन, बस बात खत्म। ज्यादा मार्क्स के लिए आया तो गिव रीजन भी छाप देना वहीं पे, क्या गिव रीजन कि भैया धरती के अंदर फ्री फॉल पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है वो लिख देना, क्या एटमॉस्फेयर है, एयर ड्रैग होता है एंड सो। चलो अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की।
देखो जो न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट मैं जो स्किप कर रहा हूँ अभी, वो मैं लास्ट में अलग से उसके लिए वीडियो बना दूंगा। अभी क्या है ना कि ज्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहा हूँ। मैं अभी न्यूमेरिकल्स को कवर नहीं कर रहा हूँ, उसको हम लास्ट में कवर कर लेंगे। फ्री फॉल पे भी काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं। यस, सो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पहले पढ़ रखी है, दैट इज mgh। कभी ना कभी पढ़ी होगी आपने mgh, कभी ना कभी क्या 9th क्लास में ही होगा, आपको याद हो तो mgh फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। लेकिन पता है दिस इज फॉर वेरी स्मॉल हाइट्स ओनली। ये सिर्फ स्मॉल हाइट्स के लिए है। जब आप धरती के बाहर रेडियस ऑफ अर्थ से भी ज्यादा डिस्टेंस पर जाओगे तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। एंड फॉर्मूला क्या यूज होता है, -Gmm/r, जहां पर r जो है स्मॉल r, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो r+h, जहां पर h का मतलब है हाइट। तो ये आपको बस याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसा। हाँ, डेरिवेशन में थोड़ा हेल्प मिलेगा आपको, एस्केप वेलोसिटी के डेरिवेशन में काम आता है। बाकी ऐसा इसका कोई न्यूमेरिकल आपको है नहीं। हाँ, 11th-12th में आएगा, तो अभी आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये आप लिख लो जल्दी से पॉज करके। यस, सो अब पोटेंशियल एनर्जी के बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है, जल्दी जल्दी में खत्म करने की कोशिश करो, जितना जल्दी हो सके उतना। फिर मैं आपको जो है न्यूमेरिकल वाले पार्ट में अलग से मैं वीडियो बना दूंगा सारे न्यूमेरिकल। चलो, तो अब देखते हैं हम एस्केप वेलोसिटी की। एस्केप वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? ये पेन है मेरे पास। इस पेन को इतने जोर से फेंकना है कि ये भैया धरती के बाहर चला जाना चाहिए, सीधा धरती के बाहर। अब देखो ये तो वापस आ गया। क्यों वापस आ गया? क्योंकि मैंने कम फोर्स लगाया था, इसको कम वेलोसिटी दी थी। इनिशियल वेलोसिटी इसकी थोड़ी कमजोर थी, तो क्या हुआ कि इसकी धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी कम होती गई, और एक समय आया ऐसा आया कि वेलोसिटी 0 हो गई, और फिर वापस ये नीचे गिरना शुरू हो गया। तो अब सोचो, इसको अगर मैं धीरे धीरे इसको वेलोसिटी बढ़ाते जाऊं मैं, इनिशियल वेलोसिटी, तो ये और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाते जाएगा। आपको इतनी वेलोसिटी देनी है कि ये वापस ही ना आए। तो उस मिनिमम वेलोसिटी को क्या बोला जाएगा? एस्केप वेलोसिटी। शब्द से समझने की कोशिश करना है। एस्केप मतलब भाग जाना होता है कहीं से। तो इसको कहां से भाग जाना है? अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके बाहर चले जाना है इसको। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? द मिनिमम वेलोसिटी which must be given to an object such that it escapes the Earth's gravitational field। या इन्फ्लुएंस भी फील्ड ही, चलो अच्छा फील्ड अच्छा ऑप्शन, ठीक है। सो दिस इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। सिंबल जो रहेगा उसका वो रहेगा VE, एस्केप वेलोसिटी। एंड काफी ज्यादा होती है एस्केप वेलोसिटी यार, मतलब आप समझो, मैं वैल्यू पहले लिख देता हूँ, बाद में डिराइव कर दूंगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आप सोच कर देखो कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड कितना डिस्टेंस होता है। मतलब 1 सेकंड का समय इमेजिन करो पहले, जितना मेरे को पलक झपकने में टाइम लग रहा है उसको 1 सेकंड बोलते हैं। उतने देर में 11.2 किलोमीटर कवर हो जाना चाहिए। इतनी वेलोसिटी देनी पड़ती है, तब जाके कोई चीज धरती के बाहर जाती है। लेकिन 1 मिनट, क्या इसका मतलब हम रॉकेट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड देते हैं? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं? देखो, इसको अगर मैं फेंकूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी दी गई एनर्जी की वजह से ही ऊपर जाएगा। इसकी खुद की पर्सनल कोई एनर्जी है नहीं इसके पास, इसलिए मेरे को इसको इतना तगड़ा वेलोसिटी देना पड़ रहा है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पर अगर हम एक रॉकेट की बात करें तो भैया रॉकेट में इंजन लगा है, नीचे फ्यूल एग्जॉस्ट है, वहां से फ्यूल निकल रहा है, तो इसको अपथ्रस्ट मिल रहा है लगातार। तो इसकी वेलोसिटी ग्रेविटी की वजह से कम नहीं हो रही, क्योंकि ग्रेविटी से भी तगड़ा फोर्स इसमें फ्यूल का जो लग रहा है इंजन का, वो इसको अपथ्रस्ट मार रहा है ऊपर ले जाने के लिए। तो इसको इतने जोर से फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती। रॉकेट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड देने की जरूरत नहीं पड़ती धरती के बाहर भेजने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद का फ्यूल है,
उसकी वेलोसिटी समय के साथ कम नहीं होती, लेकिन अगर इसको मैं ऊपर फेंकूंगा तो इसकी वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी, इसलिए इसको हमको इतने जोर से फेंकना पड़ता है, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये डेफिनेशन के साथ साथ वो वैल्यू भी लिख लेना। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे कि वैल्यू आखिर आया कहां से। सो देखो, आपने एनर्जी कंजर्वेशन तो पढ़ा ही होगा कभी ना कभी छोटे क्लास में। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना एनर्जी को बनाया जा सकता है, ना एनर्जी को खत्म किया जा सकता है, वो कांस्टेंट होती है यूनिवर्स में। इसका मतलब यदि इस पेन को मैं यहाँ से फेंक रहा हूँ और ये धरती के बाहर जा रहा है, तो जितनी एनर्जी इसके पास अभी है मेरे पास से जब मैं फेंकूंगा, उतनी ही सेम एनर्जी उसके पास वहां जाकर रहेगी। आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं इसको नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ तो इसकी एनर्जी तो घटेगी समय के हिसाब से, क्योंकि इसकी वेलोसिटी घट रही है। अरे तो भैया काइनेटिक एनर्जी घटेगी ना, पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ते जा रही है। नहीं समझे? अब ये पेन है, पेन को मैंने नीचे से ऊपर फेंका, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, मान लिया मैंने, पर क्या इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है धीरे धीरे? एंड जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ रही है, दैट मीन्स क्या बढ़ रहा है साथ में? पोटेंशियल एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है इनिशियली, वो किस में कन्वर्ट होते जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में। इसका मतलब एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं टोटल एनर्जी एट सरफेस will be equals to total energy at infinity। infinity मतलब वो पॉइंट जब ये धरती के बाहर जा चुका होगा, ये पेन धरती के बाहर जा चुका होगा, उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। तो टोटल एनर्जी एट सरफेस जो होगा वो टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी के बराबर होगा। अब टोटल एनर्जी दो भाग में बटी है, एक तो है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस, पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस, काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। चलो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी का स्क्वायर, पर जो वेलोसिटी मैं इसको देने वाला हूँ उसका स्पेशल नाम है एस्केप वेलोसिटी, तो उसका सिंबल भी रहेगा वीई। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने अभी भी देखा, होता है माइनस जी एम एम अपॉन में आर प्लस एच। अब मेरे को बताओ, हम सरफेस से फेंक रहे हैं तो एच तो जीरो रहेगा, तो आपको ये एच लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या लिख सकते हो? आर प्लस एच नहीं, सिर्फ आर। अच्छा, जब मैं इसको ऊपर फेंकूंगा तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और जब ये फाइनल पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये रुक चुका होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी खत्म हो चुकी होगी, धीरे धीरे कम होती जा रही है। और मैंने सिर्फ इतनी ही वेलोसिटी देनी है, मिनिमम वेलोसिटी देनी है कि ये धरती के बाहर चला जाए। तो मिनिमम का मतलब ही यही है कि उतनी ही देनी है कि जस्ट बाहर जाके खत्म हो जाए वेलोसिटी। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, तो मैं लिखूंगा हाफ एम वी की जगह लिखूंगा जीरो और उसका क्या लिखूंगा? स्क्वायर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वही डालूंगा जी एम एम अपॉन नीचे में जो डिस्टेंस है ये आर प्लस एच। सोचो यहाँ पर एच कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। एच तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, हाइट बहुत दूर जाके रुकेगा ये, धरती का ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर बोले तो बहुत दूर, क्योंकि धरती का ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलमोस्ट इन्फिनिटी तक काम करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं अपन, इसको तो एज इट इज रहने दो, हाफ एम वी ई का स्क्वायर एज इट इज, प्लस माइनस का माइनस, जी एम एम अपॉन में कैपिटल में क्या आ जाएगा? आर। अच्छा, अब ये जीरो तो पूरा का पूरा टर्म ही कितना हो जाएगा? जीरो। यहाँ पर ये वाला भी टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी बिकम्स जीरो। तो आप बोलोगे सर आर भी तो है, अरे तो इन्फिनिटी में और कुछ जुड़ गया तो वो और भी बड़ा नंबर बन गया ना, जितना बड़ा नंबर उतना छोटा आंसर। अब अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है तो आंसर कितना बनेगा? जीरो। अब क्या करेंगे? अब इसको इधर भेजेंगे, तो हाफ एम वी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर से इधर जाएगा तो प्लस में हो जाता है, जी एम एम अपॉन में क्या आ जाएगा? कैपिटल आर। स्मॉल एम और स्मॉल एम क्या हो जाएगा? कैंसिल। आपको वी ई चाहिए तो पहले आपको 2 को इधर भेजना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 2 टाइम्स जी एम अपॉन आर। अब लेकिन ये आया है वी ई का स्क्वायर, तो फाइनली आप ले लेंगे ऊपर का लिख लेना, ठीक है, क्योंकि अभी मैं ऊपर स्लाइड कर दूंगा तो आपको जमेगा नहीं, इसलिए मैं साइड में हो गया। थोड़ा सा पॉज करके आप लिख लेना ऊपर का। अब मैं कर रहा हूं इसको ऊपर, यस। तो मैं जब रूट लूंगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, 2gm अपॉन में, तो ये होता है एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू। अब इसमें आप ऐसे भी वैल्यू डाल सकते हो या फिर इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हो। आपको याद होगा g की वैल्यू क्या होती है?
gm अपॉन r का स्क्वायर। तो आप एक काम कर सकते हो, gm को gr का स्क्वायर पुट कर दो। gm को gr का स्क्वायर पुट करोगे तो यहाँ पर एक और एक्सप्रेशन मिल जाएगा आपको, वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। gm को लिखा gr का स्क्वायर, डिवाइड में आ गया r स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास एस्केप वेलोसिटी का एक और एक्सप्रेशन आ जाता है जो कि ज़्यादा अच्छा दिखता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स स्मॉल g इंटू कैपिटल R। अब आप चाहो अगर तो इसकी वेलोसिटी वैल्यूज पुट कर सकते हो। 2 इंटू 9.8 इंटू में रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू में 10 का पावर कितना 6। अब इस पूरी वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे और रूट लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जब आपको निकालने के लिए आए एस्केप वेलोसिटी तो सॉल्व करने मत बैठ जाना, याद रखना यहाँ तक लाके छोड़ना और सीधा वैल्यू लिखना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हालांकि सॉल्व किया जा सकता है बट क्यों करना है बतंगड़, नहीं करना जबरदस्ती में। तो ये हो गया एस्केप वेलोसिटी। मैंने जितना फास्ट हो सकता था उतना फास्ट कवर करने की कोशिश की है और हर चीज आपको समझ में आए ये भी कोशिश की है। तो ये था ग्रेविटेशनल का थ्योरी का लास्ट लेक्चर। अब एक लेक्चर रहेगा डेडिकेटेड सारे के सारे न्यूमेरिकल्स पर। तो जो भी छोटे मोटे सॉल्व एग्जाम्पल्स छूटे हुए हैं और जो अनसॉल्व क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल्स, वो हम कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर टुडे, गुड नाइट।